पटसन, पटसन इसको हम लोग जूट भी बोलते हैं, पटसन को जूट भी बोलते हैं। पटसन जो प्राप्त होता है हमें, यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से, यानी तना वाला जो भाग होता है उसी से हमें पटसन यानी जूट प्राप्त होता है। यानी वह सेलुलोज होता है, आप इसको सेलुलोज भी कह सकते हो, उसकी छालों से प्राप्त की जाती है। यह जो फसल है यह खाद्य फसल नहीं है, यह भी औद्योगिक ही फसल है। यह किस प्रकार की फसल है? औद्योगिक फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि यह फसल जो है किस फसल के श्रेणी में आएगा, यानी मौसम के अनुसार किस श्रेणी में आएगा, तो इसको हम लोग खरीफ फसल भी बोलते हैं। खरीफ फसल बोलते हैं, या इसको हम लोग नगदी फसल भी बोलते हैं। तब बोलेंगे कि सर अगर यह ऑप्शन में कहीं दिख जाए, अगर ऑप्शन में दिख जाए कि खरीफ फसल और नगदी फसल दोनों, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो उस समय हम खरीफ फसल को हम प्रायोरिटी देंगे, नगदी फसल को हम लोग टेक आउट नहीं करके खरीफ फसल को टेक आउट करेंगे, क्योंकि खरीफ फसल है। क्यों ऐसा कहते हैं खरीफ फसल है? क्योंकि यह जो है एक बहुत ही लंबा पीरियड लेता है धान की तरह ही, और यह वर्षा ऋतु में होता है। लोग जानते हैं कि खरीफ, जितने भी सारे खरीफ फसल होते हैं वर्षा ऋतु में होते हैं। तो यह वर्षा ऋतु में यह इसका उत्पादन होता है। किस समय में होता है? तो वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन होता है। वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन होता है। किसका? तो पटसन या जूट का। इसके लिए पानी हमेशा, जैसे धान के लिए, तो उसके लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर हम देखें कि जूट का उत्पादन में कौन कौन सा देश जो है अग्रणीय स्थान रखता है, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आपको आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश यह सबसे अधिक पटसन का उत्पादन करता है, जूट का उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर भारत। अगर भारत में कहें तो कौन कौन से राज्य जो है वह, कौन कौन से विश्व में कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत में जूट के उत्पादन में अग्रणीय स्थान रखते हैं, तो आपको उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार। अगर कोई बोले कि आप बिहार में बताइए, कहाँ? अगर बोलेगा कोई कि बिहार में बताइए कि बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अधिक पटसन की उत्पादन होती है, तो आप दरभंगा, सुपौल, कटिहार, इन जिलों में खगड़िया, इन जिलों में जूट का उत्पादन यानी पटसन का उत्पादन अधिक होता है। जूट या पटसन का उत्पादन अधिक होता है। अगर आप बोलिएगा कि सर इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उपयोग से पहले आते हैं कि इसके प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। यानी यह हमारा एक उत्पाद के रूप में बच जाए, हम उसको इस्तेमाल करने लायक बना लें, उसकी प्रोसेस क्या है। तो हम लोग पहले उसके फसल को बोते हैं। अगर वो लंबा फसल होता है उसका, अगर वो उसके फसल बड़े हो जाते हैं और फूल उसमें लगने लगते हैं, ध्यान देने वाली बात है
ध्यान से इसको सुनिए कि अगर उसमें फूल लगने लगते हैं तो उसको काट दिया जाता है, काट के उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है या डंठल बनाकर उसको छोड़ दी जाती है। क्यों ऐसा की जाती है? क्योंकि उसके पत्ते और फूल जितने सारे उसमें और भी पार्ट्स हैं वे सब वहीं पर झड़ जाए। जो हमारा शेष बचता है उसको हम लोग किसी तालाब में या फिर कहीं पर जहाँ पानी भरा हो उसको वहाँ पर डालकर छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। जब वह सड़ने लगता है तो उसके अंदर वाले पार्ट जो होते हैं वे छोड़ने लगते हैं और हमारा ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं वह क्या होता है, एक धागे के रूप में बाहर निकलता है, मतलब वह रेशे के रूप में बाहर निकलता है और उसी से हमारा तैयार होता है क्या, तो उससे हम तैयार कर सकते हैं बोड़े, जिसको हम लोग जूट के बोड़े कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, उससे रस्सी तैयार की जा सकती है। और उससे क्या तैयार कर सकते हैं, तो सजावटी सामान, उससे सजावटी सामान तैयार कर सकते हैं। या फिर खुरदरी जैसे पैर और पोंछने के लिए हम लोग घर में बनाते हैं। अब तो बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप का आ गया है, पहले उसको हम लोग ऐसा किया करते थे, रखते थे उसको। तो इस तरह से हम लोग जूट के उत्पादन को हम लोग देख लिए, किस तरह से जूट या पटसन का उत्पादन होता है, कौन से पार्ट से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, जूट को बाहर निकालते हैं। तो हमारा पादप तंतु के बारे में कंप्लीट हो गया, पढ़ लिए। अब हम लोग जंतु तंतु के बारे में पढ़ेंगे। जंतु तंतु में दो चीज़ों को देखेंगे। एक ऊन एक रेशा है, ऊन को देखेंगे, और दूसरा रेशम को देखेंगे। रेशे को देखेंगे, रेशम को देखेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे जंतुओं का उपयोग करते हैं, जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊँट, इन सभी से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन जो होता है वह बहुत कम, यानी कह सकते हैं कम ज्वलनशील होता है। यानी जल्दी नहीं जलता है। इसलिए कभी किसी के शरीर में आग लग जाता है तो उसको कंबल से लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि वह और भी कपड़े के और भी रेशे के तुलना में यह जो रेशा है वो बहुत ज्वलनशील नहीं है, कम ज्वलनशील है। ऊन किससे प्राप्त करते हैं? तो भेड़ से, ऊँट से, याक से, खरगोश से, भेड़ से, ऊँट से, याक से, खरगोश से और बकरी से भी हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। बकरी के जो नस्ल होता है उसको हम लोग पश्मीना नस्ल कहते हैं। बकरी से प्राप्त होने वाला जो ऊन है पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है। खरगोश, किस खरगोश से? अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है यह खरगोश से प्राप्त होता है। यह बहुत ही
बहुत ही उच्च कोटि का ऊन होता है। बहुत ही उच्च कोटि का ऊन होता है। वो बहुत ही हम लोग देखेंगे वो बाल से बनता है। बहुत ही महीन महीन जो होता है उसके रेशे होते हैं जो आपस में उसको बांधे जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग तकली से बांधे थे उसी तरह से ऊन को भी हम लोग एक रस्सी के रूप देते हैं, एक तागे के रूप देते हैं, धागे के रूप देते हैं और उसके बाद हम लोग कपड़े उससे तैयार करते हैं। तो हम लोग इसमें देखें कि ऊन हमें किस किस जंतु से प्राप्त होता है और उनकी हम खासियत के बारे में देखें। यह जंतु तंतु है, यह तंतु जो है यह क्या है, जंतु तंतु है। अब हम रेशम के बारे में आते हैं। रेशम, यह रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट से प्राप्त होता है। कौन? रेशम। इसके प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से यह आगे बढ़ते हुए यह छोटा सा लार्वा वयस्क बनता है। तो उस वयस्क बनने की पीढ़ी में उस किस भाग से हम ऊन प्राप्त करते हैं, किस भाग से हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो इसके जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं। रेशम के जीवन चक्र के बारे में हम देखते हैं, उसका जीवन चक्र कैसे है। सबसे पहले अगर बात करें तो अंडा होता है। रेशम, इसको एग्स बोलते हैं। अंडा होता है। अंडा से लार्वा बनता है या इसको कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। उसको एग्स, अंडा से लार्वा बना, लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं। अब कैटरपिलर से क्या बनता है? तो कैटरपिलर से प्यूपा बनता है। प्यूपा बनता है और प्यूपा से वह वयस्क बन जाता है। प्यूपा से वयस्क बनता है। अंडा से लार्वा, यानी कीट जो है अंडा देता है, अंडा से लार्वा मतलब कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क। तो हमको जो रेशम के धागे प्राप्त होते हैं, रेशम के धागे जो मिलते हैं हमें, वो इसके किस पार्ट से मिलते हैं, इससे किस भाग से हमें रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। तो क्या बोलेंगे? प्यूपा के बाहरी आवरण से। पहले तो कीट अंडा देता है, लार्वा मतलब कैटरपिलर, वह जो बड़ा बनता है तो प्यूपा बनता है। जब प्यूपा से फिर आगे चल के क्या बनता है कुछ दिनों के बाद, तो वह वयस्क बन जाता है। वयस्क बन जाता है। जब वो वयस्क बनता है तो वह अपनी बाहरी आवरण को छोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर से उसका चक्र शुरू हो जाता है। वो बाहरी आवरण ही हमारा क्या है? तो वह रेशम कीट उत्पाद है। रेशम कीट से जो हमें उत्पाद मिला वही हमारा रेशम है। उसी से हम लोग धागे बनाते हैं, धागे से फिर हम लोग कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े बनाने की दो विधि हम लोग देखे थे, एक बुनाई थी, एक बंधाई थी। बुनाई में 2 सेट का प्रयोग करते हैं और बंधाई में एक ही सेट का प्रयोग करते हैं, एक ही धागे का प्रयोग करते हैं, हम लोग देखे थे। जो बाहरी आवरण होता है सिल्क का बाहरी आवरण, इसको हम लोग सिल्क कहते हैं और इसको हम लोग ऊन कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है इसी को हम लोग कोकून भी कहते हैं। इसको हम लोग कोकून भी कहते हैं। रेशम के धागे प्यूपा के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है
और वह जो होता है बाहरी आवरण वह कोकून भी कहलाता है, और इसको हम लोग सिल्क माउथ भी कहते हैं, सिल्क माउथ भी कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कि रेशम जो है वह किस किस तरह की रेशम कीट के जो अंडे से लेकर वयस्क होने के जो प्रोसेस है उसके किस भाग से हमें धागे प्राप्त होता है। अब कोई पूछ सकता है कि बताइए भारत में सबसे अधिक रेशम का निर्माण करने वाला कौन सा राज्य है, और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आखिर रेशम कीट का भोजन क्या है। रेशम कीट का भोजन जो है, इसका जो भोजन है यह है शहतूत के पत्ते, शहतूत के पत्ते, शहतूत के पत्ते। जो रेशम कीट का जो भोजन है वो क्या है, शहतूत के पत्ते। शहतूत के पत्ते पर ही रेशम कीट को पाला जाता है। रेशम कीट का पालन या कहें कि रेशम का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम कीट का पालन होता है। उसके भी बहुत सारे अलग अलग जाति होते हैं, उसकी प्रजाति हैं। उसको हम लोग जैसे मलबरी कीट बहुत ज़्यादा ही फेमस है। मलबरी कीट से प्राप्त होने वाले रेशे भारत में ज़्यादा होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो आप सिल्क मार्ग के नाम सुने होंगे। किस मार्ग के नाम सुने होंगे, सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग, ये सिल्क मार्ग एक दर्रे का नाम है, उसको हम लोग नाथुला दर्रा बोलते हैं, नाथुला दर्रे बोलते हैं। यह नाथुला दर्रे को ही हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले जब चीन के साथ हमारा व्यापार होता था, वो भी उसके साथ जो व्यापार होते थे इस मार्ग से होते हुए, नाथुला दर्रे से होते हुए रेशम के व्यापार, रेशम का बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट था, तो वहाँ से या पूरे भारत से सिल्क जो है चाइना में, चाइना से हमारे यहाँ, या क्या है तो व्यापारिक मार्ग था वो था, इसलिए नाथुला दर्रे को हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नाथुला दर्रे को किस नाम से जानते हैं, तो सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग सिंथेटिक कपड़े को देखते हैं। सिंथेटिक तंतु को हम लोग मैन मेड भी कहते हैं, मैन मेड, क्योंकि यह मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। यह बहुत सारे केमिकल को मिलाकर यह जो है रेशे तैयार की जाती है, तंतु तैयार की जाती है। किससे, तो केमिकल से, रसायन से। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसके बारे में डिटेल से आगे वाले क्लास में हमको 7 में और 8 में हमें इसे पढ़ना है। तो बस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक या रेयॉन, ये सब आर्टिफिशियल मैन मेड रसायन है। तो अब हम लोग आगे थोड़ा बहुत इसके इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं कि यह रेशे का, तंतु का, कपड़ा का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले मानो जब इसकी जानकारी नहीं थी, वह सभ्य नहीं था, तो पहले तो नंगे ही घूमता था। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तो वह छाल, पेड़ों के जो छाल होते हैं या पत्ते होते हैं उसके लपेटकर जो है पहनना शुरू किया। थोड़ी सी उसकी और ज्ञान बढ़ी तो चमड़े को वह धागे के रूप में वह इस्तेमाल करके पहनना चालू किया। तो सबसे पहले जो है एक आपको हम बताते हैं फ्लैक्स।
यह फ्लैक्स एक पादप तंतु है जो मिस्र के नील घाटी के आसपास क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता था। किसका? तो फ्लैक्स का। तो यह बहुत ही पहले का यह आविष्कार है फ्लैक्स का। उसके बाद जब कॉटन का, रेशम का आविष्कार हुआ, रेशम का आविष्कार 5000 वर्ष पहले चाइना में किया गया था। चाइना जो है यानी चीन जो है सबसे पहले रेशम से धागे बनाना, धागे से कपड़े तैयार करना उन्होंने सीखा।